नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 1929 के भारत की बात करेंगे। इससे पहले कल या पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्लास लिया था तो साइमन कमीशन की भारत यात्रा और नेहरू रिपोर्ट इनको समझा था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था और जैसे आया उसका विरोध शुरू हो गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो उसी के विरोध में लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चैलेंज दिया। तो चैलेंज के उत्तर में मोतीलाल नेहरू और 9 लोगों की टीम ने भारत के पहले संविधान को बनाने की कोशिश की, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये बात हमने आपको बताई थी। नेहरू रिपोर्ट हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जरूर था, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज भी संविधान में हैं, जैसे मूल अधिकार, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, होम रूल की मांग को दोहराना। लेकिन अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीय ये सब भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की मेंटलिटी हम जान गए थे कि वो किसी भी कीमत पर हमें आज़ाद नहीं करने वाले। तो वक्त आ गया था कि अब हमें अपने आंदोलन को एक नई दिशा और दशा देनी पड़ेगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया और इस अधिवेशन में कई ऐसी बातें हुई जो माइलस्टोन ऑफ हिस्ट्री है। तो लाहौर अधिवेशन में क्या क्या हुआ, इसी के आधार पर हमें गांधी जी को लाना है एक नए आंदोलन के साथ और दांडी यात्रा की शुरुआत करनी है। तो आज शुरू करते हैं 1929 का भारत। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, जैसे लाहौर अधिवेशन के प्रेसिडेंट JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इसका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक टारगेट है, एक एम है। वो क्या है? पूर्ण स्वराज, अब यहां स्वराज की जगह आप स्वतंत्रता भी यूज कर सकते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी फुली इंडिपेंडेंस। अब इससे नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं। अभी तक हमारा टारगेट था होम रूल। ब्रिटिश भारत में रहकर के हमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्रांतों में मिल जाए, हम इसके लिए भी तैयार थे। हम यही चाहते थे कि भारत एक संघ हो जाए, केंद्र में गवर्नर जनरल हो, राज्य में प्रांतीय सरकारें जो भारतीयों द्वारा बनाई जाएं वो प्रशासन को चलाएं। लेकिन अब हम चाहते थे कि केंद्र भी हमारा हो, राज्य भी हमारा हो, घर भी हमारा हो, जैसे पहले था। तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो पूर्ण स्वराज शब्द का पहला प्रयोग लाहौर अधिवेशन में ही किया गया। और एक और मजे की बात आपको मैं बताऊं, इससे पहले मैंने बताई भी थी, यदि एग्जाम में स्वराज आ जाए तो वाई दादा, वाई नरोजी और ईयर 1906, प्लेस कोलकाता, यदि स्वराज आता है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो दादाजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब इसी स्वराज में अगर हम इतना और जोड़ दें, पूर्ण स्वराज, तो दादा नेहरू बन जाएंगे। तो 6 है, घुमा देंगे तो 29 बन जाएगा और प्लेस कलकत्ता से लाहौर हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको दिमाग में टेली करिए, इससे आप भूलें ना। इस टारगेट को पाने के लिए जरूरी था कि हम इसको ना भूलें। ऐसा नहीं कि प्लान बनाया और टाटा फिश, तो इसको सहेज के रखना था सबके दिलों में जब तक हम आज़ाद नहीं होते, क्योंकि ये तो पता नहीं आज़ादी मिलेगी कब। तो इसके लिए तय हुआ, क्योंकि ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। नए वर्ष की शुरुआत होने वाली थी और एक वर्ष विदाई पे था। तो रात के 12 बजे ये सेशन चलता रहा। लाहौर की रावी नदी के किनारे हमने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया
और ये संकल्प लिया कि आने वाली हर 26 जनवरी को, अब कोई एक डेट तो फाइनल करनी ही थी, 26 ही क्यों, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन इस 26 जनवरी के आधार पर ही हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को जरूर लागू किया। तो 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाने की एक कोशिश की और तब तक इसको मनाते रहे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण स्वराज दिवस की प्राप्ति ये रही। और इसके लिए 26 जनवरी बनेगा भारत का पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस, जब हम पूरी तरीके से आज़ाद होंगे। आज भारत का पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 15 अगस्त, जब हम पूर्ण से आज़ाद हुए ब्रिटिश पावर से। तो 26 जनवरी को हमने एक सिंबल के रूप में इसको मनाया। अब ये सेशन हुआ था दिसंबर में और ये है जनवरी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यानी पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 1930, 1930 पहला 1930। और अंतिम अगर पूछा जाए तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन 1947 ईयर में हमने 26 जनवरी को इसको मनाया था। हमें नहीं पता था कि 47 को हम आज़ाद होंगे। उसके बाद जब 48 आएगा 1948, तब स्वतंत्रता दिवस हमारा क्या होगा? 26 जनवरी कि 15 अगस्त? आंसर होगा 15 अगस्त। तो 26 जनवरी सिंबल था, प्रतीक था, और वो हमारा पूरा हो गया। तो हमारा अंतिम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1947। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि 30 से 47, 30 को भी जोड़ दें तो 18 वर्ष के आसपास हो जाएंगे। लगातार 18 ईयर हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। 18 साल में एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है। अब सोचिए कि जिन लोगों ने 18 साल इसको मनाया होगा, तो इस डेट से एक लगाव, एक टच हो जरूर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना शुरू हुआ, अब ये तो बात आई और चली गई, लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिकन डे के रूप में क्यों बनाए, उसकी वजह भी हम आपको बता दें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और उस एक्सेप्ट भी किया। प्रस्तावना की जो डेट है, हम भारत के लोग भी, द पीपल ऑफ इंडिया, आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने उसी दिन इसको क्यों लागू नहीं किया? वो यूँ नहीं किया कि 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों में 26-26 कॉमन है। हाँ, ये 26 नवंबर की जगह अगर 25 नवंबर होता, 28 नवंबर होता, तब ये मैच नहीं करता तो हम संविधान को लागू कर देते। ये संयोग था, या तो ऊपर वाले की कायनात थी कि सितारे जब मिलते हैं तो इस दिन को हमें मेमोरी में रखना था। तो इसका मतलब था कि संविधान तैयार था, तो ये हुआ कि 2 महीने का इंतजार ही कर लिया जाए। तो जब नवंबर, दिसंबर से जनवरी, जब जनवरी आया तो क्या हो गया? 26 जनवरी 1950। तो हमने 26 जनवरी 1950 को ही अपने संविधान को लागू किया। इसका मतलब है कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ। इसके पीछे कौन सा सेशन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। क्योंकि ना नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनते, ना 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस अनाउंस करते, ना संविधान 26 नवंबर को तैयार होता।
तो ना 26-26 का मैच होता, ना ये स्पेशल 26 होता। एक मूवी भी आई थी स्पेशल 26। तो 26 जनवरी जो 18 साल हमारा स्वतंत्रता दिवस था, अब बन गया गणतंत्र दिवस, रिपब्लिकन डे। यानी कुल मिलाकर के ये तिथि हमेशा के लिए अमर हो गई। 15 अगस्त तो हो ही गया, तो ये हमारे दो नेशनल पर्व हो गए, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो इस तरीके से मैंने पहले कहा था, इतिहास और संविधान के बीच की गलियां काफ़ी संकरी हैं। आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, चीज़ें लगभग वही हैं। अब चाहे इस अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसके जस्ट बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ही शुरू करेंगे। तो आप भी कोशिश करिए कि ये दोनों विषयों को उसी तरीके से पढ़ें जो उनका तरीका है। तो 26 जनवरी को हमने 18 वर्ष इसीलिए इसको मनाया। तो पहला पूछा जाए, एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो बच्चे बिल्कुल आओ देते ना ताव लगा देते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को तुम धोखे से आज़ाद हुए। एक दिन तो अंग्रेज जाने ही थे। इटली ने अपना अनाउंसमेंट किया था कि हम किसी भी हालत में जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर देंगे। तो 14-15 अगस्त को प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ भारत बन गया। तो उनको तो जाना ही था। तो वो दिन 15 अगस्त हमको मिला, लेकिन हमारा रियल में पहला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी था। हाँ, रियल में पूछा जाए वास्तविक रूप से तो 15 अगस्त है, सिंबल के रूप में 26 जनवरी है। तो इतनी बातें इसमें हैं। बाकी अभी लाहौर सेशन में आगे भी कई चीज़ें मिलेंगी। तो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज दिवस। आगे बढ़ते हैं। ये अधिवेशन चूँकि मध्य रात तक चलता रहा, चूँकि एक नए रात दिन की, एक नए वर्ष की नई सुबह का इंतजार था। तो रावी नदी के किनारे लाहौर पड़ता है और इसी नदी पर ये झंडा फहराया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर मिडनाइट में, मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया गया। अब इसमें आप रीडिंग के तरीके से पढ़ें तो रावी नदी के किनारे लाहौर है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, गंगा के किनारे कानपुर है। इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, क्योंकि रावी द कोस्ट ऑफ, लाहौर द कोस्ट ऑफ रॉवी। तो इस तरीके से इसका आंसर ही लाहौर होगा, क्योंकि जहाँ लाहौर है वहाँ रावी है, जहाँ रावी है वहाँ लाहौर है, और झंडा फहराना है। तो ये पॉइंट भी जोड़ देता हूँ। इस अधिवेशन में मध्य रात्रि में, इन मिडनाइट, कोस्ट ऑफ रॉवी, रावी नदी के तट पर इंडियन फ्लैग फहराया गया। तो इसमें रावी नदी, मिडनाइट और तिरंगा झंडा। अब हमारी अगली दिशा और दशा क्या होगी? पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी था कि एक नया जन आंदोलन चले, क्योंकि 1922 में अशोक आंदोलन बंद हुए काफ़ी समय हो चुका था। क्रांतिकारी आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनमें भी अब ढलान आ गई थी और बची कुछ कसर इरविन ने नमक पर कर लगा दिया था। तो नमक के बहाने गांधी जी को भी एक राजनीति करने का मौका मिला। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, इसी लाहौर अधिवेशन में एक नए जन आंदोलन की नींव रखी गई। उसके कह सकते हैं प्रमोटर थे, उसके फॉलोअर्स थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसके कोच कह सकते हैं, उसके डायरेक्टर कह सकते हैं, महात्मा गांधी। वो आंदोलन है सबने अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में बोलें तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये आंदोलन गांधी ने 2 बार चलाया, 1930, दूसरा 1932। तो जो पहला और दूसरा हुआ था उसके बीच में लंदन भी गए, गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। तो गोलमेज सम्मेलन से पहले पहला था, उसके बाद दूसरा था, लेकिन जो कुछ हुआ पहले में हुआ, दूसरा तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, सबने अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी मिली, स्वीकृति मिली और पूर्ण स्वराज का जो टारगेट है उसको पाने के लिए हमें एक आंदोलन तो चाहिए था। तो इस आधार पर इसी अधिवेशन में फर्स्ट सिविल अवज्ञा
यानी विनयपूर्वक मना करना, आंदोलन। को स्वीकृति मिली, एक्सेप्टेड। और यहीं से हमें एक नया आंदोलन मिल जाएगा, आज़ादी का एक नया पड़ाव मिल जाएगा और नया कह सकते हैं एक प्लेटफार्म मिल जाएगा। तो हमारा अगला पॉइंट यही होगा। लॉ और अधिवेशन में मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि टारगेट क्या था। हाँ, एक पॉइंट इसमें आप चाहें सुन लें, मैंने बताया तो दिया ही था कि भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, उसका बेस है लाहौर अधिवेशन। हम इसमें जोड़ देते हैं, अकॉर्डिंग द लाहौर सेशन लाहौर अधिवेशन के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, (26 जनवरी 1950 तो आ ही जाएगा) को इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, क्योंकि वो 26 जो है वो यहाँ पर मैच कर रही है। जब संविधान तैयार था 26 नवंबर को ही हमने कर लिया था। अब आते हैं अगले पड़ाव पर और डालिएगा अगली हेडिंग, पहला सबने अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहने को ये आंदोलन एक ही साल चला, 30 से 31, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें मेमोरी है, निशान है। कभी कभी क्या होता है कि लोग थोड़ी ज़िंदगी जीते हैं लेकिन बहुत कुछ जी लेते हैं, अब कुछ ज़िंदगी को ढोते हैं लेकिन जी कुछ नहीं पाते। तो इस एक साल के आंदोलन में इतिहास में अभी तक की सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी। गांधी जी के आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हुआ इसमें, क्योंकि दूसरी बार जनता गांधी जी के साथ थी। पहले रोलर टैक्स के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पब्लिक ने गांधी जी का पूरा सपोर्ट किया, और दूसरी बार नमक के मुद्दे पर यह हुआ। और इसके बाद जो गांधी जी का अगला आंदोलन जो होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ये पब्लिक आंदोलन, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, लेकिन जो लीडर्स हैं वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा दूर है। तो दूर बिल्कुल ऐसे जैसे आप जर्नी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मेन इवेंट मिलती जाएंगी। पहला सविनय अवज्ञा, आंदोलन। यह आंदोलन मार्च में शुरू हुआ और मार्च में ही क्लोज हुआ, बस ईयर एक साल पड़ जाएगी। और टाइमिंग अगर लिखना चाहते हैं तो 12 मार्च से 5 मार्च, 12 मार्च से 5 मार्च। ठीक है, सबने विज्ञान आंदोलन की शुरुआत लाहौर अधिवेशन से हुई, ये आप पढ़ ही चुके हैं। अब उन बातों को पढ़ते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, और इरविन में नमक पर कर लगाया था। गांधी ने इसका विरोध अपने पेपर यंग इंडिया में किया और इरविन से कहा कि आप अगर नमक पर कर वापस नहीं लेते हैं तो हम एक आंदोलन करेंगे। तो गांधी ने अपने पेपर में 11 मांगों की लिस्ट प्रेजेंट की सरकार को कि हमारी 11 मांगें हैं, अगर आप मान लेते हैं तो हम आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, और नहीं मान लेते हैं फिर ये मत कहना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। गांधी जी का भी अपना तरीका था। वो 11 मांगें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें 2-4 मांगें हैं, जैसे नमक पर कर,
ना हो, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनता है, नेचुरल है। शराब की दुकानें बंद की जाएं, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति हो, रुपए की जो विनिमय दर है वो कम की जाए, जो राजनीतिक बंदी है उनको रिहा किया जाए, इस टाइप की मांगें थी। लेकिन अंग्रेज पूरे मूड में थे कि कुछ भी कर लो, हम मानेंगे नहीं। इरविन से मिलने के लिए गांधी जी गए भी, लेकिन गांधी जी को लौटा दिया गया। इरविन ने गांधी से मिलने से ही मना किया। ले देकर के गांधी जी ने पूरी कोशिश की कि बात शुरू करने से पहले ही बातचीत से काम चल जाता है, द बेस्ट। लेकिन वो भी पूरे मूड में थे, गांधी जी भी पूरे मूड में थे। तो ले देकर के तय हो गया था कि आंदोलन तो होगा, जरूर होगा। तो इसी आधार पर ही आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की कई छोटी छोटी इवेंट हैं। पहले हम चाहते हैं कि वो सारी इवेंट लिस्ट हम आपको दे दें, तो इससे ये फायदा रहेगा कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस आंदोलन की कौन सी घटना है। जैसे मेरा क्वेश्चन यही है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, धरसाना आंदोलन, आदिवासी आंदोलन जैसी घटनाएं गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो इनका एक ही आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31। यानी एक साल में ये सब हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में पहला पॉइंट यही लिखेंगे, इस समय भारत की, अब 1930 का भारत आपको मिल गया। लॉर्ड इरविन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, और इस आंदोलन में गांधी जी की 11 मांगें इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर पॉइंट हमें क्लियर करने हैं, निकालने हैं। समझा मैं इसलिए देता हूँ जिससे आपको लिखना कम पड़े और सुनना ज़्यादा पड़े। लेकिन खाली सुनते रहेंगे तो भूल जाएंगे, तो चीज़ें टू द पॉइंट में आपको मिल जाएं। और साथ साथ अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, जैसे ऑफलाइन की जाती है, तो हम ऑफलाइन के ही मोड से आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है। बस अब टीचिंग ऑन व्हीकल्स है। अब आपको कोचिंग सेंटर नहीं आना है, हम आपके मोबाइल में ही आपके घर पे आए, लेकिन चीज़ें सारी वही हैं। तो अब थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए, तो आप लिखते चलेंगे साथ साथ, तो आप बोर नहीं होंगे। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, आप खाली बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसे में 100% अपना नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप प्लेन कॉपी के साथ रहें, धीरे धीरे चीज़ों को अपने मोबाइल से कॉपी में लेके आएँ। तो गांधी जी की 11 मांगें उनके किस आंदोलन का हिस्सा है? द 11 डिमांड ऑफ महात्मा गांधी विद कनेक्टेड विद इन विच आंदोलन ऑफ महात्मा गांधी। जैसे क्वेश्चन आ जाए, डू और डाई, करे या मरो का नारा गांधी जी ने किसमें दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ादी एक वर्ष के अंदर, ये किसमें कहा? असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी की 11 मांगें इंपॉर्टेंट थी। वो मांगे उन्होंने इरविन को भेजी थी, इरविन ने गांधी जी से मिलने से मना किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, क्योंकि इन्हीं को फिर मुझे पढ़ाना है, तो इसका एक चार्ट अगर हम बनाने की कोशिश करें समझाने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। इवेंट नंबर 1, दांडी यात्रा। इसी को बोलते हैं नमक सत्याग्रह। ये आंदोलन अगर एक मूवी है तो इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से की। जैसे कोई मूवी आप देखते हैं तो पहला सीन जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है, तो इस आंदोलन की पहली इवेंट दांडी मार्च है। दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होता है, यानी जो इस आंदोलन की ओपनिंग है वही दांडी, यानी हमने दांडी मार्च से ही इस आंदोलन का श्री गणेश किया। ठीक, और ये क्या हुआ इसमें, ये सब बातें आगे हम करते हैं। दांडी मार्च जब हुआ तो गांधी जी पूरे भारत में हिट हो गए। तो जगह जगह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंदोलन हुए।
खुदाई खिदमतगार आंदोलन। आपको समझाने के लिए हम एक मैप का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि फिर अगले वीडियो में डिटेल करेंगे कैसे कनेक्टिंग गांधी जी की पूरे भारत में हुई। देखिए, दांडी पड़ता है गुजरात के नवसारी जिले में, और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था जहाँ से गांधी जी ने विजिट की। 241 मील की जर्नी जो लगभग 385 से 390 किलोमीटर के बीच पड़ेगी। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। तो जब यहाँ पे आए तो पूरा का पूरा ये पूरा एरिया गांधी जी ने कवर किया। गांधी को देखे देखे बाकी क्षेत्रों में भी लोगों ने समुद्र के किनारे जाकर के गांधी जी का सपोर्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, ये सब गांधीमय हो गया। क्योंकि नमक समुद्र के किनारे ही होता है, तो भारत के जितने भी कोस्ट हैं, जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, तमिलनाडु के कोस्ट को हम कोरोमंडल बोलते हैं, केरल के बीच को मालाबार बोलते हैं, और महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के बीच को कोंकण कोस्ट बोलते हैं। तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में सबने अपने अपने तरीके से गांधी जी की यात्रा का समर्थन किया, चाहे वो श्री राजगोपालाचारी हो, चाहे के लप्पड़ हो। तो हम बताना ये चाहते हैं कि पूरा भारत, और जब ये हुआ तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत भी गांधी के साथ कनेक्ट हो गया, इधर से भी और इधर से भी। तो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर ये था आपका नमक सत्याग्रह। नमक के बहाने गांधी से टचिंग थी। अब जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, लेकिन उत्तर भारत में ना तो समुद्र था ना नमक था, तब क्या होगा? इसका मतलब आंदोलन नहीं चलेगा। मैंने पहले कहा नमक तो एक बहाना था, इसी बहाने गांधी जी को राजनीति की पारी पे दोबारा आना था। तो गांधी जी के सिद्धांतों का सब लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये अखिल भारतीय आंदोलन है। तो अगला आंदोलन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इसको आगे पढ़ाएंगे। तो रेड शर्ट मूवमेंट, क्योंकि जो भी इसके मेंबर्स थे वो लाल कलर के कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये आंदोलन इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में हुआ। ये तो इस आधार पर यहाँ पर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन। तो शार्ट में लिख के छोड़ देता हूँ ऐसे। ये है पश्चिमोत्तर प्रांत, खान अब्दुल गफ्फार खां का ये आंदोलन है, और उन्होंने भी गांधी जी का समर्थन किया। गांधी जी के सिद्धांतों पर ही वो चले, इसलिए उनको भी सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के गांधी जी के सपने विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमोत्तर प्रांत में किसने किया? एक क्वेश्चन है, तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार का। अगला क्वेश्चन बनेगा सपने विज्ञान आंदोलन के समर्थन में पश्चिमोत्तर भारत में कौन सा आंदोलन हुआ? खान अब्दुल खुदाई खिदमतगार। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन भारत में किस क्षेत्र में हुआ? पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कई है भारत एरिया के आधार पर। तो आंसर होगा पश्चिमोत्तर भारत। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। नंबर 3, जियाल रंग या आदिवासी आंदोलन। इसको बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। यह आंदोलन पूर्वोत्तर भारत में हुआ, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर नागालैंड, चलिए हम इसको इस तरीके से इमेज दे देते हैं। तो ये हो जाएगा जियाल रंग मूवमेंट, यहाँ का एक लोकल नाम है। तो इसकी आँच नॉर्थ ईस्ट में थी। आदिवासी लोगों के साथ शुरू से भेदभाव हुआ, उनके जंगलों को काटा गया, वन उनके लिए आवास हैं, सिंबल ऑफ वर्षी पूजा के प्रतीक हैं। तो जब
आदिवासियों के घर उनसे छीने गए, तो गांधी जी ने जब अपना आंदोलन किया तो एक उम्मीद हुई कि गांधी जी हैं तो कोई टेंशन नहीं, तो उसी में उन्होंने भी अपने तरीके से युद्ध शुरू किए। तो उसी में आदिवासी नेता येदुनांग को फांसी हो गई। उनकी बहन थी रानी गौडिनेल्यू, उन्होंने छापामार युद्ध किए, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और जेल में वो बंद हो गए। बाकी बातें जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। तो जियाल आंदोलन, आदिवासी आंदोलन इसी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के किस आंदोलन में पहली बार आदिवासियों ने गांधी जी का सपोर्ट किया, तो आंसर होगा जियाल। पहले आदिवासी जो गांधी जी के साथ जुड़े वो थे येदुनांग, उनकी बहन गौडिनेल्यू। ठीक, ये भी हो गया। एक छोटा सा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ, वो प्लेस है धरसाणा। क्या है, उसके पहले हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, धरसाणा आंदोलन। ये इसी आंदोलन की कह सकते हैं छोटी छोटी इवेंट हैं। एक मूवी में जैसे ढेर सारी स्टोरी मसाला होता है, वैसे ही धरसाणा महाराष्ट्र में पड़ता है। जब नमक कानून का विरोध हुआ तो जहाँ जहाँ नमक की फैक्ट्रियाँ थीं वहाँ लोगों ने आंदोलन किए, फैक्ट्रियों को बंद कराया। तो धरसाणा में भी एक नमक की फैक्ट्री थी, जिसको बंद कराने के लिए जितने भी भारतीय थे वो एकजुट हो गए। उसी में सरोजिनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मणिलाल और उनकी टीम थी। तो फैक्ट्री तो बंद करा दी, लेकिन अंग्रेजों ने जब मारना शुरू किया लाठियों से तो नायडू और मणिलाल काफ़ी घायल हो गए। नायडू काफ़ी ज़्यादा कह सकते घायल थी, ब्लडिंग हो रही थी। इसलिए सरोजिनी नायडू की एक्टिविटी को देखते हुए उनको इस आंदोलन की नायिका कहते हैं। अगर ये क्रिकेट है तो सरोजिनी नायडू ने एक लंबी पारी खेली, नाम कमाया। जैसे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में पहले कोई नहीं जानता था, और सबके दिमाग पर एक नाम है चूँकि वो गोल्ड मेडल लेके आए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका सरोजिनी नायडू हैं। जब सबने बग्गे आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए मुझे निकला, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ तो उस आंदोलन में, उस मैच में नायडू कुछ ज़्यादा कर नहीं सकी क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अवड़ा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए उनको भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहते हैं, और नायडू को अवज्ञा आंदोलन की नायिका कहते हैं। तो सरोजिनी नायडू, तो यही धरसाणा आंदोलन है। तो ये क्यों फेमस है, क्योंकि उस समय एक अमेरिकन पत्रकार थे बेव मिलर जो यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने इस सारी इवेंट को अपने पेपर में हाईलाइट किया। उस पेपर का नाम है न्यू फ्री मैन। तो धरसाणा आंदोलन इसी का पार्ट है। तो धरसाणा आंदोलन की जो इवेंट है, चूँकि महाराष्ट्र में है तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। धरसाणा तो नॉर्थ ईस्ट भी हो गया, नॉर्थ वेस्ट भी हो गया, साउथ भी हो गया। धरसाणा अब उसी में जाएगा। अब बचता है बीच का भारत, यानी जहाँ पर खेत खलियान है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, यहाँ पर तो ये शेष भारत था। यहाँ पर गांधी जी ने किसानों से कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तो उनसे कहा तुम लोग लगान ना दो, कर ना दो, दोस्तों करो, हर लोग व्यक्ति अपने अपने तरीके से करे। तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में जहाँ कृषि का फसलों का उत्पादन होता था, कृषि क्षेत्र ज़्यादा था, तो गंगा के मैदान में कर ना देने का आंदोलन चला, नो टैक्स मूवमेंट। ये भी इसी का एक पार्ट है। इसको बोलते हैं कर नहीं आंदोलन। नो टैक्सेस मूवमेंट, और वो यहाँ पे आएगा उत्तर भारत, मध्य भारत में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा भारत गांधी से कनेक्ट हो गया एक नमक के मुद्दे पर, और ये भी एक अखंड भारत है। जैसे 1922 में हुआ था, तो दांडी मार्च से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे बाकी आंदोलन भी एक्टिव होते गए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस आंदोलन में 5 छोटी छोटी इवेंट है। अब इन सब में किसी में 5 क्वेश्चन बनेंगे, किसी में 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एक इवेंट से ढेर सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, इसलिए इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो दांडी यात्रा अपने में काफ़ी ब्रॉड है,
तो कब से कब तक हुई, कब हुई, कितने लोग इसमें थे, दूरी कितनी थी, उद्देश्य क्या था, और किसने इसका सपोर्ट किया, किसने इसके बारे में स्टेटमेंट बोले। तो ये इतना सब पढ़ेंगे तो समय लगेगा ही। और इसी के बाद आगे कहानी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। और अब सही तरीके से देखा जाए इंडियन हिस्ट्रिकल अपने टॉप गियर में है, और यहीं से आज़ादी के लिए एक नई इबारत लिखनी है कि जब ये आंदोलन ख़त्म होगा, इधर भगत सिंह जेल में हैं, तो उनकी फांसी के लिए जैसे नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लोग आंदोलन से डाइवर्ट हो जाएंगे। और इसी आधार पर फिर गांधी इरविन की मुलाकात होती है 5 मार्च को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, जिसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। और लेकिन भगत सिंह बच नहीं पाते हैं, लोग गांधी जी का बाइकाट करते हैं। इसी बीच लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पहले वाले में हिस्सा नहीं लिया था 1930 में, चूँकि गांधी जी का आंदोलन चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ेगा, चूँकि एक नया संविधान बन रहा है। तो लंदन में गांधी जी जाते हैं कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, इस आंदोलन के बाद। लेकिन जब लंदन जाते हैं तो दलित हरिजन का मुद्दा आ जाता है, उसके आधार पर गांधी लंदन छोड़ देते हैं, फिर भारत आते हैं, फिर अपनी एक नई पारी शुरू करते हैं जिसका नाम है सपने वज्ञ आंदोलन। यानी जहाँ से आंदोलन छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं, बस टाइमिंग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, लोगों के जज्बात बदल जाएंगे। जब शुरू किया था तो नमक था, लोगों का जोश था, वो समय था 1930 से 31। लेकिन जब दोबारा शुरू करेंगे, ना नमक बचा, ना जोश बचा, ना भगत सिंह बचे, और बचा केवल गुस्सा। तो दूसरा सपने वज्ञ आंदोलन 1932 में हुआ, लेकिन उसमें हुआ ज़्यादा कुछ नहीं, कागज़ों पर तो बहुत कुछ हुआ। तो इसीलिए एग्जाम में जब गांधी जी की इवेंट पूछी जाती है, उनके आंदोलनों का क्रम पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि दांडी मार्च और ये जितने भी आंदोलन हैं, ये केवल पहले वाले में हुए, दूसरे वाले में नहीं। दूसरे वाले में जो गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, आंदोलन केवल कागज़ों पर रहा। तो इतनी बड़ी बातें जानने के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।